हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी जीके सीरीज को। हमारी पिछली क्लास परिवहन के ऊपर थी, जिसमें हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन को पढ़ लिया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन जिसमें कि हम समझेंगे कि कैसे हमारे देश में वायुयान की सेवा शुरू हुई, और साथ ही हमारे देश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। बात करें अगर भारत में वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन की शुरुआत हमारे देश में कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1911 में। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पहली विमान सेवा जो थी ना, वो एक डाक सेवा थी। मतलब पोस्ट ऑफिस ने इसको इस्तेमाल किया था विमान के तौर पे। और 1911 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया था। और जगह की अगर हम बात करें, तो जो हमारा इलाहाबाद, जैसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, यहाँ से इसी के पास में स्थित जो जगह है नैनी, यहाँ तक ये सेवा हुई थी, जो कि कुल 8 किलोमीटर की है। तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी हमारी विमान सेवा की भारत में। आगे चलकर फिर भारत में कुछ प्रमुख एयरलाइंस जो हैं वो भी बनी। तो समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी एयरलाइन है जो कि शुरू में जिन्होंने हमारे लिए विमान सेवा उपलब्ध की थी। विमान सेवा जो है वो आज भी बहुत ही कम प्रतिशत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगी होने की वजह से। और इतनी ज़्यादा एयरलाइंस, जैसे जितने की वर्तमान समय में हम आज देख रहे हैं, आज कई सारी एयरलाइंस है, आम आदमी तक उनकी पहुंच है। लेकिन अभी भी कुछ एयरलाइंस और कुछ प्रतिशत लोग जो हैं वो उनकी पहुंच से बाहर है। हमने जब परिवहन शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था कि भारत में जो परिवहन है, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? सड़क परिवहन का, जो कि है हमारा 83%। उसके बाद आता है किसका? रेल परिवहन का, जिसे लगभग 9% लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है जल, जिसमें 2%। और वायु, जिसमें लगभग 6% लोग जो है वो परिवहन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि जल से ज़्यादा वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जल परिवहन में बहुत ही कम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जल परिवहन का ज़्यादातर इस्तेमाल व्यापारिक दृष्टि से अपने सामान को औद्योगिक तौर पे और अपने उद्योगों के सामान को दूर दराज तक भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए परिवहन में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। बात करें वायु परिवहन की, तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, तो वो अपने समय को बचाने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हम बाकी परिवहन से देखें तो इसका प्रतिशत उतना नहीं है। तो हम बात करते हैं कुछ प्रमुख एयरलाइंस की, जो कि शुरुआत में जिन्होंने हमें इस सेवा को दिया था। तो पहली है हमारी टाटा एयरलाइन। टाटा एयरलाइंस जो है, इसने सबसे पहले विमान सेवा भारत में शुरू की थी। बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो 1932 में ये एयरलाइन स्थापित हुई थी, टाटा एयरलाइंस। और बाद में फिर इसी एयरलाइंस को भारत सरकार ने
1946 में अधिग्रहित कर लिया था। अधिग्रहित करके क्या नाम दिया था इसको? एयर इंडिया। ठीक है। जो हमारी टाटा एयरलाइन है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, इसी एयरलाइन को बाद में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था 1946 में, और इसे एक नया नाम दिया, जो कि है क्या? हमारा एयर इंडिया। ठीक है। और अगली जो हमारी एयरलाइन है वो समझ लेते हैं, वो है हमारी इंडियन एयरलाइन। इंडियन एयरलाइन जो कि 1953 में बनी हुई थी। ये जो इंडियन एयरलाइन आप देख रहे हैं, और इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी? एयर इंडिया। ठीक है। एयर इंडिया क्या थी? टाटा एयरलाइन जो है, टाटा एयरलाइन को ही बाद में जब सरकार ने अपने अधिग्रहण में मिला लिया, तो ये बन गई एयर इंडिया। और एक और अगली एयरलाइन जो स्थापित हुई है, इंडियन एयरलाइन। तो ये दोनों में क्या है अंतर? कि इंडियन एयरलाइन जो है, ये एयरलाइन भारत के अंदर विमान सेवा उपलब्ध कराती है। मतलब जो हमारी घरेलू उड़ान होती है, जिन्हें हम डोमेस्टिक फ्लाइट भी कहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आप अपने देश में ही किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ऐसी इस समय में मतलब आपको कौन सी एयरलाइन लेनी पड़ेगी? इंडियन एयरलाइन। लेकिन जो एयर इंडिया रहती है, तो यह एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान सेवा उपलब्ध कराती है। मतलब अगर हमें हमारे देश से किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाना है, तो उस समय हमारी एयरलाइन कौन सी रहेगी? एयर इंडिया। और देश में ही कहीं जाना है, तो रहेगी हमारी इंडियन एयरलाइन। अब इस एयर इंडिया की बात समझ लेते हैं कि इस एयर इंडिया के साथ क्या हुआ। बात करते हैं 2022 की। ठीक? तो पूरा लेते हैं 27 जनवरी 2022। तो इस समय क्या हुआ कि ये हमारी एयर इंडिया है, एयर इंडिया में क्या हो रहा था? एयर इंडिया में लगातार हो रहा था घाटा। तो एयर इंडिया के बढ़ते घाटे को देखते हुए, अच्छा अब ये घाटा क्यों हो रहा है भाई, आप ये बताइए कि लोग विमान में, लोग एयरपोर्ट पर जाएंगे, अगर वो किसी फ्लाइट में बैठ रहे हैं, तो एक बार बैठेंगे, दो बार बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 4 या 5 बार बैठेंगे, बार बार तो बैठ नहीं पाएंगे। और अगर टिकट की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे करके क्या हुआ कि शुरुआत में तो आपको पैसेंजर्स मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या जब कम हो जाएगी और मार्केट में हमारे और दूसरे कॉम्पिटिटर आते जाएंगे, तो उनके साथ हम अगर कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, या जितने अच्छे से वो इस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? एयर इंडिया के साथ भी यही हुआ कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा में उसके भी पैसेंजर्स कम होने लगे और टिकट की कीमतें बढ़ती रहीं, तो इस वजह से ये लगातार घाटे में चली गई। और इसी बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए भारत सरकार ने इसे किसी संगठन को चलाने के लिए दिया।
कि भाई अगर कोई चाहे तो कोई दूसरा संगठन इसको संचालित कर सकता है। नाम ही लिख देते हैं इसे। टाटा ग्रुप को पुनः संचालित करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो मतलब पहले से जो हाँ टाटा एयरलाइन थी, 1946 में भारत सरकार ने उसे एयर इंडिया बना दिया था। ठीक है, एक बार यहाँ समझ, टाटा एयरलाइन थी, स्थापना कब थी? 1932 में। इसको फिर भारत सरकार ने क्या बना दिया था? एयर इंडिया। कब? 1946 में। और बाद में फिर से यही एयर इंडिया किसके पास चली गई? टाटा ग्रुप के पास। कब चली गई? 2022 में। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम एयर इंडिया ही रहा। इसके नाम में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि एयर इंडिया के बढ़ते घाटे को देखते हुए भारत सरकार ने इसे टाटा ग्रुप को फिर से संचालित करने के लिए दे दिया गया। और इसके लिए उन्होंने एक नीलामी शुरू की, और नीलामी की जो बोली है, टाटा ग्रुप ने नीलामी की बोली लगाई लगभग 18,000 करोड़। तो पूछ सकते हैं ये आप मतलब ऐसा एग्जाम में कभी पूछ रहे कि टाटा ग्रुप ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा, तो आंसर होगा 18,000 करोड़। या फिर भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को या किस ग्रुप को एयर इंडिया संचालित करने के लिए दी है, आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे हमारे विमान सेवा के बारे में कि कैसे हमारे देश में विमान सेवा शुरू हुई, और कुछ कौन कौन सी प्रमुख एयरलाइंस है इन्हें हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे हमारे भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, एयरपोर्ट। ठीक है? भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। चलिए, तो हवाई अड्डे और वो किस राज्य में है वो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। चलिए, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला हवाई अड्डा। तो बात करें जैसे श्रीनगर, तो आपको पता है श्रीनगर हमारे भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में है, और उस जगह पर मुस्लिम आबादी बहुत है। तो शेख अल आलम, शेख अल आलम, ठीक है, शेख अल आलम एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? श्रीनगर। चलिए बात करते हैं अगले एयरपोर्ट की। तो अगला जो हमारा एयरपोर्ट है ये है अमृतसर। अमृतसर आप जानते हैं ये पंजाब में है। और बात करें तो अमृतसर शहर को किस गुरु के द्वारा बसाया गया? अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? सिखों के 10 गुरु हैं ना, तो उनमें से जो हमारे चौथे गुरु हैं गुरु रामदास द्वारा अमृतसर शहर स्थापित किया। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं गुरु के नाम पर अमृतसर में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चलिए
अब बढ़ते हैं हमारे अगले एयरपोर्ट की तरफ, जो कि है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है वो है हमारे शहीद आजम शहीद भगत सिंह। और आप जानते ही हैं कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फिरोजपुर की जेल में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, और इसी वजह से उनको शहीद आजम हम कहते हैं। तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है, ये हमारा चंडीगढ़ में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शेख अल आलम एयरपोर्ट श्रीनगर, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर, और शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा अब जैसे ही हम नाम लिखते हैं महाराणा प्रताप, तो आपको पता है कि भाई महाराणा प्रताप का जो संबंध है वो कहाँ से है, राजस्थान से। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारे मेवाड़ की राजधानी उदयपुर। उदयपुर जो है इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं, और साथ में अपने सफेद संगमरमर की वजह से और कई सारी सफेद और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की वजह से इसे वाइट सिटी भी कहा जाता है। उदयपुर को एक तो कहते हैं झीलों की नगरी, और दूसरा सफेद मार्बल की वजह से इसको वाइट सिटी भी कहा जाता है उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ, जो कि है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, गुजरात की राजधानी है, ठीक है, गांधीनगर में। और साथ में यूनेस्को ने जो हेरिटेज सिटी जो डिक्लेयर किया है, वो भी किसको डिक्लेयर किया है, अहमदाबाद को। तो भारत की सबसे पहली अगर हेरिटेज सिटी की बात करें तो वो कौन सी है, वो है अहमदाबाद। और आपको पता ही है कि अगर गुजरात में किसी को अगर सबसे ज़्यादा माना जाता है जिसने हमारे पूरे भारत को एकजुट किया है, जो खंड खंड राजपूताना रियासतें थी उनको एकजुट किया है, उनको शामिल किया है, एक राष्ट्र बनाया है, अखंड होने से उसको अखंड किया है, तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है, ये है अहमदाबाद में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे देश की व्यापारिक राजधानी, जो कि है मुंबई। मुंबई देश की व्यापारिक राजधानी है। और जैसे यहाँ पर गुजरात में हमने समझा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारे देश को एकजुट किया था, है ना, और इनकी जो स्टैचू है, इनकी जो मूर्ति है, उसका नाम ही क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ऐसे ही मुंबई में भी इनको माना जाता है हमारे छत्रपति महाराज को, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, वो तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो वो स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये है मुंबई में। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले राज्य की तरफ। मुंबई के बाद आएगा आपका गोवा, लेकिन उसके पहले एक और एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में ही है, वो है भीमराव
अंबेडकर एयरपोर्ट। और आप क्या बता सकते हैं हमें, ये भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है हमारा नागपुर में। नागपुर। जब राज्यों का विस्तार नहीं हुआ था, तो जब मध्य भारत था, तो मध्य भारत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। नागपुर अपने संतरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और साथ में इतिहास से इसका संबंध क्या है, ये मध्य भारत की राजधानी था। तो देख लेते हैं फिर से एक बार रिवीजन। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, जैसे झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले राज्य और अगले एयरपोर्ट की तरफ। तो अगला हमारा एयरपोर्ट है डाबोलिम एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। और गोवा में एक और एयरपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं मोपा। अब ये मोपा क्या है? तो आपको पता हो कि गुजरात के पूर्व सीएम जो है, जिनका निधन हो गया है, जो थे हमारे मनोहर पर्रिकर, उन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम दिया है मोपा, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही एयरपोर्ट गोवा में है। चलिए अब बात करते हैं अगले अगले एयरपोर्ट की, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर में। और बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, भारत के जो व्यस्ततम एयरपोर्ट हैं उनमें से एक है ये कैंपागोड़ा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। चलिए अब समझते हैं हम। एक राज्य है केरल, और उसके 4 एयरपोर्ट। ठीक है, तो पहला हमारा जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है कोची एयरपोर्ट। और हमने पिछली क्लास में जो जल परिवहन वाली क्लास थी उसमें ये समझा था कि कोची पोर्ट भी है, और ये एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। और यहीं पर हमारे भारत की पहली वाटर मेट्रो भी चली है। तो ये कोची एयरपोर्ट। इसके बाद कालीकट एयरपोर्ट, कन्नूर एयरपोर्ट, और आखिरी में जो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक, ये थे कुछ प्रमुख एयरपोर्ट जो कि केरल राज्य में। कोची एयरपोर्ट, कालीकट एयरपोर्ट, कन्नूर एयरपोर्ट, और तिरुवनंतपुर एयरपोर्ट। ठीक है, बाकी ऊपर के डेवलम एयरपोर्ट गोवा में, मोपा जिसे हम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये भी गोवा में, और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में। चलिए इनको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब लेके चलते हैं आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और साउथ में आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा भाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अन्ना। तो यहाँ के एयरपोर्ट का भी नाम क्या है? अन्ना एयरपोर्ट। ठीक, चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट है? अन्ना एयरपोर्ट। और इसी के साथ दक्षिण भारत का ही एक और प्रसिद्ध शहर हैदराबाद। तो हैदराबाद का संबंध किससे है?
जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट। हैदराबाद में कौन सा पोर्ट है? राजीव गांधी एयरपोर्ट। अब चलते हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा में जो शहर है, उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो है बीजू पटनायक। बीजू पटनायक एयरपोर्ट। अन्ना एयरपोर्ट चेन्नई में, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद और बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर। अब बात करते हैं अगले एयरपोर्ट की। ये है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी, इनकी सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज, और इन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है ये है हमारा कोलकाता में। ठीक है, लिख लीजिए इसको। और अगला हमारा एयरपोर्ट है कुशोक वाकला रिम्पोछे। ठीक है, ये एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनके नाम पर ये एक एयरपोर्ट है और ये कहाँ पर है? लेह में। और ये हमारा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है। सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट। ठीक, कुशोक वाकला रिम्पोछे कहाँ पर है? लेह में। और लेह में स्थित होने की वजह से इसे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं देहरादून। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, अंग्रेजों के शासन की वजह से यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी थोड़ा अलग ही है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। ठीक, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट कहाँ पर है? देहरादून में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ आप जानते हैं इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी इसे कहा जाता है। चलिए बात करें अगला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये है बनारस, वाराणसी। बात करें अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी 1965 में ताशकंद में बहुत ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। और इनकी याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? किस तारीख को मनाते हैं? आप बता सकते हैं मुझे
कि इनका जन्मदिन कब पड़ता है और उस दिन को किस दिन के रूप में याद किया जाता है। तो इनका जन्मदिन पड़ता है 2 अक्टूबर। जी हाँ, जिस दिन गांधी जयंती रहती है उसी दिन इनका जन्मदिन पड़ता है और उस दिन को हम बोलते हैं किसान दिवस। इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये है हमारा बनारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूपी में एक और शहर है कुशीनगर एयरपोर्ट। इस कुशीनगर का जिक्र हमने किया था जब हम रेल परिवहन पढ़ रहे थे। सॉरी, उस समय गोरखपुर था, कुशीनगर नहीं था। कुशीनगर गोरखपुर का हमने जिक्र किया था कि गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, उससे पहले सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का जो नाम था वो खड़गपुर स्टेशन के नाम पे था, बाद में वो गोरखपुर बन गया। और अभी साउथ में जो एक स्टेशन है जिसका नाम है हुबली जंक्शन, वहाँ पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट, शहर का नाम कुशीनगर। और एक और प्रमुख एयरपोर्ट, केरल और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक चार चार एयरपोर्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीन हमने पढ़ लिए, लखनऊ, इसके बाद बनारस और कुशीनगर। और चौथा जो एयरपोर्ट है ये बहुत कीमती है क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लगा है, जेवर। और जैसे हमारे देश के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है इंडस्ट्रीज, उद्योग, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, वो है नोएडा, जो कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है और दिल्ली से लगे होने की वजह से ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। इसलिए यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो भी जेवर की तरह कीमती ही है, इसलिए इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। और एक और एयरपोर्ट है जो अभी संचालित हो चुका है, पांचवा, यही लिख देते हैं नई जगह, पांचवा एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और क्या आप बता सकते हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है हमारे श्री राम की भूमि अयोध्या धाम में, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या। चलिए अब बढ़ते हैं अगले। तो बिहार के लोगों के बीच में एक लोक नायक थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इन्हें लोक नायक भी कहा जाता था। तो इन्हीं के नाम पर पटना का जो एयरपोर्ट है उसका नाम पड़ा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। और अगर आप जानते हो रांची, रांची कहाँ पर है भाई? ये झारखंड में है। और झारखंड जो है वो एक आदिवासी बहुल प्रदेश रहा है और उन्हीं आदिवासियों में एक बिरसा मुंडा जो हैं ये थे जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के समय लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए रांची के एयरपोर्ट का नाम भी है एयर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, आदिवासी जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को अपना एक मसीहा मानते थे, जिन्होंने उनको उनके भलाई के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपना एक नाम बनाकर क्या हुआ, अपना एक बहुत बड़ा नाम जनजातियों के बीच में बनाया। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर? रांची, झारखंड में। चलिए अब बात करते हैं अगले एयरपोर्ट की। तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। और बात करें अगर किस जगह पर है, तो ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर। ठीक है, चलो अब बता रहे हैं हम इंदौर शहर 7 सालों से भारत में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 स्थान पर रहने वाला शहर इंदौर शहर और यहाँ की देवी अहिल्याबाई होलकर, होलकर साम्राज्य की देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जिन्हें लोकनायक भी कहते हैं ये पटना में, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर और मध्य प्रदेश का एक और राजा भोज एयरपोर्ट जिनके नाम पर एक शहर बसा। भाई राजा भोज के नाम पर कौन सा शहर बचा? राजा भोज के नाम पर कौन सा शहर बनाया गया? भोपाल। इसे भी झीलों की नगरी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब ये तो याद रखने में भी आसान है भाई। हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, वो कहाँ रहती थी? दिल्ली में। इन्हीं के नाम पर यहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी क्या पड़ गया? इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं गोपीनाथ बारडोली की। तो गोपीनाथ बारडोली जो है, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सबसे विकसित और सबसे बड़े राज्य असम, और असम का जो शहर है गुवाहाटी, वहां पर। ठीक है, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में। और आपको पता हो कि अंडमान और निकोबार जो है, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इसी पोर्ट ब्लेयर पर आज़ादी के समय एक जेल थी जिसका नाम था सेल्युलर जेल, और उस जेल में किस चीज़ की सज़ा दी जाती थी? काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो काला पानी की सज़ा जिन्हें 2 बार दी गई है वो है कौन? हमारे वीर सावरकर। तो इन्हीं वीर सावरकर के नाम पर यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख हवाई अड्डे। आपको ये क्लास कैसी लगी हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।